Hello students, from the chapter solution, our next topic is ideal and non-ideal solution. इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन मींस राउट्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सेंड करा था। तो अभी का टॉपिक अपना आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो पहले ये जान लेते हैं कि आइडियल किसके रिस्पेक्ट में और नॉन आइडियल किसके रिस्पेक्ट में। तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा, जो राउट्स लॉ को ओबे करेगा, उसे क्या बोलेंगे आइडियल, और जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे नॉन आइडियल। जैसे जो बच्चा अपने पेरेंट्स को ओबे करता है, अपने टीचर्स को ओबे करता है, उसे क्या बोलते हैं आइडियल स्टूडेंट। जो नहीं करता उसे नॉन आइडियल। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे किसको ओबे करना है, राउट्स लॉ को। समझ गए। तो डेफिनेशन कैसे लिख पाओगे, द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे द Raoult's law over entire range of concentration is called ideal solution and which do not obey the Raoult's law is called non-ideal solution। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। टॉपिक क्या है अपना, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो पहले तो आइडियल की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या बताया अभी आपको आइडियल का केस, आइडियल सॉल्यूशन, the solutions which obey Raoult's law over the entire range of concentration, over the entire range of concentration is known as ideal, is known as आइडियल सॉल्यूशन। राउट्स लॉ आपको हमने कहां पढ़ाया था, राउट्स लॉ इन केस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, फिर पढ़ाया था राउट्स लॉ इन केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एक बार यहां फिर बता देता हूं कि राउट्स लॉ होता क्या था, थोड़ा समझाने के लिए, नहीं तो अगर कोई दिक्कत रहेगी तो इसका प्रीवियस वीडियो पहले आप देख लोगे। यहां पे देखिए दो कंपोनेंट सपोज करते हैं। सपोज कर रहे हैं कि हमने एक लिक्विड लिया हुआ है प्योर लिक्विड ए और दूसरा लिया है प्योर लिक्विड बी। इसमें लिया हुआ है प्योर लिक्विड बी, ठीक है, प्योर लिक्विड बी, और इन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसे क्या बोलेंगे, ए। यहाँ पे देखिए बी, यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे देखिए बी, इस तरीके से आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स इसके, ठीक है। अब देखिए आपने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ में क्या, इसका जो इनिशियल वेपर प्रेशर होता है उसे क्या सपोज करते थे, पीए नॉट, और इसका जो इनिशियल वेपर प्रेशर होता था क्या सपोज करते थे, पीवी नॉट। सॉल्यूशन में आने के बाद इस कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता था उसे सपोज करते थे पीए, और बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता था उसे सपोज करते थे पीबी। और राउल्ट्स लॉ में क्या पढ़ा था, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट is directly proportional to its mole fraction in the solution. That means Pa is directly proportional to mole fraction of component A and Pb is directly proportional to mole fraction of component B। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस करना चाहते थे तो क्या आ जाता था, Pa is equal to Pa naught XA, एंड इसको हटाने के लिए क्या आ जाता था, Pb naught XB। याद आ गया। फिर जब P टोटल आप निकालते थे तो P टोटल इज इक्वल टू क्या आता था, Pa प्लस Pb। वैल्यू रखते थे, इसकी वैल्यू Pa की देखिए यहाँ पे है, Pb की वैल्यू यहाँ पे है, रख दीजिए, क्या आ जाएगा, Pa नॉट XA प्लस Pb नॉट XB, ये मिल जाएगा। अब कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो इस वाले इक्वेशन को फॉलो कर देगा उसे क्या बोलेंगे, आइडियल सोल्यूशन। मतलब जहां पे P टोटल इज इक्वल टू Pa प्लस Pb के बराबर Pa नॉट XA प्लस Pb नॉट XB की वैल्यू आ जाए, टोटल की वैल्यू, या बोले कि ईच कंपोनेंट राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। जैसे ये कंपोनेंट देखिए फॉलो कर रहा है, Pa इज इक्वल टू Pa नॉट XA, बराबर आ गया तो आइडियल होगा। देखिए बराबर आ गया बी कंपोनेंट के लिए भी, तो क्या होगा, आइडियल होगा। मतलब द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे द राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। समझ गए होंगे कैसे आइडियल सॉल्यूशन में हमने आपको बताया था राउल्ट्स लॉ, फिर से बता दिया एक बार, समझ गए।
तो पहली कंडीशन क्या हो गई राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन बनने की, कि उसके लिए क्या होना पड़ेगा हमारे पास, उसके लिए कंपोनेंट्स को राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना होगा। मींस पीए इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए होना पड़ेगा, और पीबी इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, पीबी नॉट एक्स बी होना पड़ेगा। समझ गए बात, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, डेल्टा मिक्सिंग एच इक्वल टू जीरो होना चाहिए। डेल्टा मिक्सिंग एच इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट शुड बी जीरो। ठीक है, कैसे जीरो होगा, कैसे ये इसके पार्शियल प्रेशर इसके राउल्ट्स लॉ के एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर आएंगे, अभी सब डिस्कस करूंगा, इंटरेक्शन के बेसिस पे होता है सब। एक पॉइंट और है वो भी बता दूं, डेल्टा मिक्सिंग बी इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। इसका मतलब कंपोनेंट्स मिलाने के बाद जितना हम कंपोनेंट लिए हैं उतना ही वॉल्यूम एराइज करना चाहिए मिलाने के बाद। जैसे 10 मिलीलीटर एक है, 10 मिलीलीटर बी है, 10 मिलीलीटर ए है, 10 मिलीलीटर बी है, तो मिलाने के बाद 20 मिलीलीटर अगर सोल्यूशन बना तो इसका मतलब कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, दैट इज डेल्टा मिक्सिंग बी इज इक्वल टू जीरो आएगा। अब ये कैसे फॉलो होता है, मतलब ये पार्शियल प्रेशर कैसे इसके बराबर आता है, कैसे डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो आ जाता है, कैसे डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो आता है, इसको समझने के लिए हमें इंटरेक्शंस को समझना होगा कि कंपोनेंट का इंटरेक्शन कैसे सॉल्यूशन के इंटरेक्शन से कंपेयर करके इनके आंसर्स आएंगे। तो एक एक करके देखते हैं इसको कैसे करना है। अब देखिए हम सपोज कर रहे हैं एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, दो कंपोनेंट लिया है उसको बनाने के लिए। देखिए पहला कंपोनेंट हमने जो लिया है वो कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट जो हमने लिया है वो कंपोनेंट बी है। दोनों को मिला दिया, क्या बन जाएगा, फिर वही पुरानी बात, देखिए सॉल्यूशन बन गया। आ गई बात समझ में। देखिए यहाँ पे जो इंटरेक्शन इसके बीच में है, प्योर कंपोनेंट ए का जो इंटरेक्शन है उसे क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन ए। प्योर कंपोनेंट बी के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड बी। सोल्यूशन बनने के बाद जो नया इंटरेक्शन इनके बीच में डेवलप करेगा उसे क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन ए बी। समझ गए क्या बोल रहा हूं, जो प्योर कंपोनेंट ए का इंटरेक्शन है उसे इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड ए बोलेंगे, बी में जो है उसे बोलेंगे इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड बी, और दोनों को मिलाने के बाद जो नया इंटरेक्शन डेवलप किया सॉल्यूशन में उसे बोलेंगे इंटरेक्शन बिटवीन ए बी। ठीक है, अब देखिए अगर जो नया इंटरेक्शन डेवलप किया यानी कि जो ए बी है, अगर ये ये इसका मैग्नीट्यूड पहले के इंटरेक्शंस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज almost equal to the magnitude of AA and BB interaction, then the solution follow the ideal behavior। तो solution क्या follow करेगा, ideal behavior को follow करेगा। कैसे follow करेगा, देखिए अभी बताया कि इसका जो प्रेशर होता है उसे हम लोग दिखाते हैं किससे, PA नॉट से। बताया कि इसका जो प्रेशर होता है उसको कैसे दिखाते हैं, PB नॉट से। अभी बताया मिलाने के बाद इस कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसको क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर, उसको किससे दिखाते हैं, PA से, और इसको कैसे दिखाते हैं, PB से। अभी बताया कि जैसा इंटरेक्शन इसमें है, इनमें जैसा इंटरेक्शन है AA और BB के बीच में, ठीक वैसा ही इंटरेक्शन सॉल्यूशन में आ रहा है। इसका मतलब जिस टेंडेंसी से ये वेपराइज्ड होते थे, जिस टेंडेंसी से ये वेपराइज्ड होते थे, जिस स्पीड से ये लोग वेपराइज्ड होते थे, उसी स्पीड से अब सॉल्यूशन में आने के बाद ये भी वेपराइज्ड होंगे। क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड राउट लॉ था, राउट लॉ क्या था, PA नॉट XA, और इसमें क्या था, PB नॉट XB। इसका मतलब ये इसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। समझ गए बात। अगर इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, देखिए AB का इंटरेक्शन उतना ही स्ट्रांग रह गया जितना पहले था, तो अगर इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया तो वेपर बनने की टेंडेंसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब सॉल्यूशन के फेज को छोड़कर वेपर फेज में जाने की जो मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होगी वो वैसे ही की वैसे ही रह जाएगी। ठीक है,
आपको एक बात इसको समझने के लिए जानना होगा कि जैसे अगर इंटरेक्शन वीक हो जाए, जैसे मान लीजिए ये इंटरेक्शन था, अगर ये इंटरेक्शन इनसे वीक हो गया होता, सपोज कर रहे हैं अगर वीक हो गया होता, तो जो ये जो मॉलिक्यूल सोल्यूशन में आए, अगर ये इंटरेक्शन वीक हो गया होता तो ये वेपर बनने की टेंडेंसी इनकी बढ़ जाती, मतलब सोल्यूशन फेज को लीव करने की मॉलिक्यूल की टेंडेंसी बढ़ जाती, आसानी से वेपर फेज में चला जाता, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता। और अगर ये पहले से सब, दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो इंटरेक्शन थे इनसे ये स्ट्रांग हो गया होता, अगर स्ट्रांग हो गया होता इसका मतलब कि ये वेपर में जाने की टेंडेंसी इसकी कम हो जाती, वेपर प्रेशर क्या हो जाता, डिक्रीज कर जाता। तो बढ़ जाए तब भी, अगर ये इंटरेक्शन बढ़ जाए तो वेपर कम बनेगा, ये इंटरेक्शन वीक हो जाए वेपर ज्यादा बनेगा। लेकिन अगर ये इंटरेक्शन इसके बराबर ही रह जाए तो उसी रेशियो में वेपर बनेगा जैसा कि प्योर कंपोनेंट बनाते थे, और जैसा पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने का फार्मूला राउट्स ने एक्सपेक्ट किया था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेपर प्रेशर आ जाएगा। समझ गए बात कि क्यों नहीं बढ़ रहा था, क्यों आइडियल बिहेवियर को फॉलो कर रहा था। अब आपसे पूछे कि आइडियल बिहेवियर क्यों फॉलो कर रहा था, तो बताएंगे बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू इंटरेक्शन ए बी इज बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रीवियस इंटरेक्शंस ए एंड बी बी। ठीक है, इस वजह से वेपर प्रेशर में कोई इंक्रीज नहीं आया। दूसरी बात जो बता रहे थे कि ये तो वेपर प्रेशर में इंक्रीज की बात हो गई, दूसरी एक बात बताया था आपको यहाँ पे कि जो डेल्टा मिक्सिंग H होगा वो 0 के बराबर आएगा। क्यों 0 के बराबर आएगा, देखिए कह रहे हैं कि जो नया इंटरेक्शन ए बी के बीच में बना ये सिमिलर मैग्नीट्यूड का बना, इनसे सिमिलर मैग्नीट्यूड का बना, ऑलमोस्ट सिमिलर मैग्नीट्यूड का बना। अगर कभी भी नया वाला इंटरेक्शन अपने पहले के प्योर कंपोनेंट के इंटरेक्शन से ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरेक्शन का बनेगा तो एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ गए। अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जब नया इंटरेक्शन डेवलप होता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये एनर्जी किसको तोड़ने में लगती है, ए के बीच के इंटरेक्शन को और बी के बीच के इंटरेक्शन को तोड़ने में खर्च होती है। तो जिस इंटरेक्शन के ये दोनों थे उसी इंटरेक्शन का ये बना, इसका मतलब इसने जितनी टोटल एनर्जी इसको बनने के दौरान रिलीज हुई वो कहाँ खर्च हो गई, ए को तोड़ने में और बी के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में। इसका मतलब कोई एनर्जी बची नहीं, कोई एंथैल्पी में चेंज आया नहीं, कोई भी हीट चेंज नहीं हुआ। हीट चेंज नहीं हुआ तो क्या हुआ, डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे हमारे पास 50 रुपए हो, ठीक है, और 50 रुपए ले जाके हमें इन दोनों को डिसोसिएट ब्रेक करना था, तो इन दोनों को ब्रेक करने में हमारा पूरा का पूरा 50 रुपए खर्च हो गया, तो बचा कितना, 0। तो इस वजह से हीट चेंज कितना हो गया, 0 हो गया। समझ गए बात ना। तो अगर पूछे कि हीट चेंज 0 क्यों हो जाता है तो लिखेंगे बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू इंटरेक्शन डेवलप्ड इन द सॉल्यूशन is almost equal in the magnitude of the previous interactions of the pure liquids AA and BB। समझ गए। और थर्ड पॉइंट क्या था, डेल्टा मिक्सिंग V is equal to 0। डेल्टा मिक्सिंग V is equal to 0 मतलब दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद, सपोज हमने एक कंपोनेंट A जो लिया था दूसरा कंपोनेंट B लिया था और मिलाने के बाद बन गया AB, तो क्या हुआ, अगर हमने इसका 10 मिलीलीटर लिया और इसका 10 मिलीलीटर लिया तो यहाँ पे टोटल 20 मिलीलीटर अगर बन रहा है, 10-10 मिलाएंगे तो 20 बनेगा ना। अगर 20 ही बना, इससे कम या ज्यादा नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि डेल्टा मिक्सिंग B जो है 0 आ गया, कोई चेंज वॉल्यूम में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इंटरेक्शन में चेंज नहीं आया। आपने पढ़ा था ना, 9th क्लास से पढ़ रहे हो कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाए तो पार्टिकल पास आ जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाए पार्टिकल दूर दूर जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा हूं कि वॉल्यूम, इसमें इंटरेक्शन में कोई चेंज आया ही नहीं। तो जब इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया तो ना तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे ना तो मॉलिक्यूल पास आएंगे। इट मीन्स क्या कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो दैट इज डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ गए बात, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। पहला पॉइंट क्या है
कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए होना चाहिए, पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, डेल्टा मिक्सिंग एच इक्वल टू 0 होना चाहिए, डेल्टा मिक्सिंग बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये तीनों केसेस कब पॉसिबल होंगे, जब ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन बनेगा ये सेम मैग्नीट्यूड का ही होगा, किसके, ए और बी इंटरेक्शन के। देख रहे हो सब कुछ मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड कर रहा है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा उसी को कैलकुलेट करना सीखना है। अब एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, हमें एक एग्जांपल दे देगा तो हम कैसे जानेंगे कि मैग्नीट्यूड बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो अब वो सिखाता हूं आपको कैसे आप कैलकुलेट कर पाओगे। अब देखो एक एग्जांपल लेके चलता हूं इसके लिए। हमने क्या मिलाया, बेंजीन एंड टोलुइन, बेंजीन और टोलुइन को मिला दिया, बेंजीन एंड टोलुइन। बेंजीन क्या होता है बोलो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। टोलुइन क्या होता है, बेंजीन का ही डेरिवेटिव होता है। ये भी क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे होते थे बोलो, नॉन पोलर, याद है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसा होता था बोलो, नॉन पोलर। तो दोनों कैसे हैं, नॉन पोलर। अब आप इतना जान लो कि जब हम दो कंपोनेंट मिला रहे हैं, अगर दोनों कंपोनेंट अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं, अपने प्रॉपर्टीज में सिमिलर हैं, अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो इनको मिलाने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो नया इंटरेक्शन डेवलप होगा वो ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड का होगा जैसे पहले वाले थे। समझ गए। तो अब देखो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। बेंजीन का फार्मूला जानते हो ना, C6H6। टोलुइन का फार्मूला जानते हो, C6H5CH3। तो अब देख रहे हो कि दोनों एक जैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हैं, ये इसी का डेरिवेटिव है। दोनों कैसे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। दोनों कैसे हैं, नॉन पोलर हैं। इसका मतलब सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सेम प्रॉपर्टी, सेम ऑलमोस्ट सेम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हैं। तो जब मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो नया इंटरेक्शन बेंजीन टोलुइन के बीच में डेवलप करेगा वो सेम मैग्नीट्यूड के होगा, जो बेंजीन बेंजीन के बीच में रहा, जो टोलुइन टोलुइन के बीच में रहा, ऑलमोस्ट उसी इंटरेक्शन का एक नया इंटरेक्शन डेवलप करेगा, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन बेंजीन एंड टोलुइन। तो क्या होगा, आइडियल बिहेवियर फॉलो हो जाएगा, क्योंकि नया बना इंटरेक्शन पहले के इंटरेक्शंस के मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएगा। समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एग्जांपल और अपने आप से आप करना, दूसरा दे रहा हूं, ये समझो कि होमवर्क है आपका। एन हेक्सेन को मिलाना और एन हेप्टेन को मिलाना और चेक करना कि किस तरह का बिहेवियर होगा, आइडियल या नॉन आइडियल। एक थोड़ा सा हिंट कर दूं आपको, ये क्या है, एल्केन है, ये क्या है, एल्केन है। तो अभी आपने पढ़ा कि एल्केन कैसे होते हैं, नॉन पोलर। ये कैसा होगा, नॉन पोलर। अब देखो फिर वही आ गया केस ना, नॉन पोलर वाला। तो फिर कैसा मिलाने के बाद इंटरेक्शन बनेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरेक्शन का। किससे सिमिलर, जो एन हेक्सेन के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन था, जो एन हेप्टेन के बीच में मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन था, उसी सेम इंटरेक्शन का एक नया इंटरेक्शन डेवलप करेगा जो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन के बीच में होगा। समझ गए बात। इसका मतलब ये आइडियल बिहेवियर को फॉलो करेगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा वाला चलते हैं। दूसरा कौन सा था हमारा सोल्यूशन, नॉन आइडियल। ये कौन सा हो गया, आइडियल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल का डेफिनेशन याद है आपको, अब क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल। लिख लेते हैं, द सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ concentration is known as non-ideal, solution। तो अभी पढ़ा था आपने कि आइडियल में क्या होगा, राउल्ट्स लॉ फॉलो होगा, तो नॉन आइडियल में क्या होगा, फॉलो नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा कि P
It means partial vapor pressure of component A, that is PA, is does not equal to PA not XA. ठीक है, मतलब राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। फिर वही दो कंपोनेंट सपोज करना है आपको, मतलब एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है, समझ गए। दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद क्या बनेगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा जो कि क्या होगा, ए बी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब देखिए यहाँ पे जो ए होगा, इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, पी ए, और बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसे क्या बोलेंगे, पी बी। तो Pb क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू Pb नॉट XB। ठीक है, बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं बराबर होगा, फिर वही बात इंटरेक्शंस पे आएंगे। आइडियल में क्या होता था, नया बना इंटरेक्शन पहले के इंटरेक्शन से ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड का होता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब जो इंटरेक्शन बनेगा वो पहले से या तो स्ट्रॉन्ग रहेगा या तो पहले इंटरेक्शन से या तो वीक रहेगा मैग्नीट्यूड में, समझ गए। वो कैसे होगा अभी उसको आप समझोगे आगे वाले टॉपिक में, जहां पे आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन बताया जाएगा। तो अभी ये समझो कि क्या करेगा, ये देखिए नॉन आइडियल बिहेवियर को बता दिया, मतलब डज नॉट ओबे द, देखिए डू नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ लिखा है ना। ये तो पहला पॉइंट हो गया, समझ गए। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या होगा देखो, सेकेंड पॉइंट इसमें क्या होगा देखो। अभी बताया था आइडियल में क्या होता था, डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल टू 0 होता था, तो यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अभी बताया कि मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा। मिलाने के बाद दो कंपोनेंट को जो नया सोल्यूशन बनेगा उसका मैग्नीट्यूड पहले के मैग्नीट्यूड से ज्यादा या कम हो जाएगा। ज्यादा या कम हो जाएगा तो एंथैल्पी चेंज भी या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। ठीक है, अभी वो समझाऊंगा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में कि कैसे होगा। अभी नॉन आइडियल में सिर्फ इतना जानू कि डेल्टा मिक्सिंग H डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड डेल्टा मिक्सिंग V डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब या तो वॉल्यूम मिलाने के बाद बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। ये सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड के ऊपर। ठीक है ना, तो 3 पॉइंट आपको बताया। पहला पॉइंट क्या बताया, PA डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा PA नॉट XA के, PB डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा PB नॉट XB के। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट डेल्टा मिक्सिंग H डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेल्टा मिक्सिंग B डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मिलाने के बाद जो नया इंटरेक्शन डेवलप करेगा वो पहले के इंटरेक्शन के सेम मैग्नीट्यूड का नहीं होगा। अगर उसका मैग्नीट्यूड वीक हो गया तो वेपर जल्दी बनाएगा, समझ रहे हैं ना। 2 केस आ सकता है, दोनों केस बता देता हूं एक बार। 2 केस यहाँ पे आ सकते हैं मिलाने के बाद, देखिए कौन कौन सा। पहला केस सपोज कर रहा हूं कि मिलाने के बाद जो नया इंटरेक्शन, देखिए एक कंपोनेंट A है दूसरा कंपोनेंट B है, मिलाने के बाद बना क्या, AB। ठीक, अब देखिए अगर इनके बीच में जो इंटरेक्शन था उसे ए कह रहे थे, इनके बीच में जो इंटरेक्शन था बी कह रहे थे, इनके बीच में जो इंटरेक्शन था उसे ए बी कह रहा हूं। अगर ए बी इंटरेक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू A इंटरेक्शन एंड B इंटरेक्शन। क्या बोल रहा हूं, कह रहा हूं कि AB इंटरेक्शन, ये फर्स्ट पॉइंट है, पहला केस सपोज किया है हमने। कह रहे हैं AB इंटरेक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर, कह रहा है AB इंटरेक्शन पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर ये इंटरेक्शन इनके बीच में जो नया इंटरेक्शन डेवलप कर रहा है अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तो इनके वेपर बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। देखो अगर मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाए तो मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस को छोड़कर वेपर बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज कर देगा। क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो वेपर फेज में जाना उसका मुश्किल होगा। और अगर ये हो जाए, जो बताया पहला केस क्या, AB इंटरेक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर, अगर स्ट्रांग हो जाए तो क्या होगा, वेपर कम बना पाएगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और वेपर प्रेशर डिक्रीज किया यानी ये वाला केस कैसा हो जाएगा, ये वाला केस क्या शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। क्या करेगा,
निगेटिव डेविएशन करेगा राउल्ट्स लॉ से। समझ गए बात? कह रहा है कि इफ द ए बी इंट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर, अगर ये ए बी इंट्रैक्शन जो नया बना ये ज्यादा स्ट्रांग हो गया पहले के इंट्रैक्शन से, ए और बी के इंट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो क्या होगा? वेपर बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी ए बी की, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, मतलब कैसा डेविएशन आएगा? निगेटिव डेविएशन। समझ गए? और इसी का उल्टा कर दो तो पॉजिटिव। उल्टा क्या होगा? अगर ए बी इंट्रैक्शन, सेकेंड पॉइंट सपोज करते हैं, देखिए अगला पॉइंट लेते हैं इसका, कह रहा हूं अगले पॉइंट में कि अगर ए बी इंट्रैक्शन बिकम weaker than A interaction and B interaction। कह रहा है कि अगर ये वीक हो गया, अगर ए बी इंट्रैक्शन ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन से वीक हो गया, तो वीक हो गया तो क्या होगा? इसके वेपर बनाने की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इंट्रैक्शन अगर वीक हो गया तो आसानी से मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, वेपर बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा और डेविएशन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। तो इसमें कैसा आएगा? पॉजिटिव डेविएशन। समझ गए होंगे बात? अब कोई दिक्कत है? तो अब आपको टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरह के डेविएशन पढ़ने होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो इसी के बेसिस पे उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी यहां से काफी कुछ समझ गए होंगे आप। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें ये तीन केस आपको याद रखना है। पहला केस कौन सा है बोलो? कि they do not obey the Raoult's law, delta mixing H does not equal to 0, delta mixing V does not is equal to 0। और यहाँ पे दो एग्जांपल आप याद रखोगे, कौन कौन सा बोलो? पहला कौन सा एग्जांपल है? एथेनॉल एंड एसीटोन। एथेनॉल को एसीटोन में मिला देंगे। दूसरा एग्जांपल कौन सा याद रखेंगे? क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। दोनों एग्जांपल याद रखेंगे, एथेनॉल एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ठीक है? अभी आपको पॉजिटिव निगेटिव में बताऊंगा कि कैसे ये दोनों डेविएट करके पॉजिटिव निगेटिव के एग्जांपल में कैसे चले जाएंगे, तो वहां आप समझेंगे। अभी तो केवल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप एग्जांपल इसका याद कर लेंगे। ठीक? अब देखिए एग्जाम में एक बार बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बना दिया, बोला गिव द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिर्फ इतनी बात पूछा, 2 नंबर का। तो अब कैसे उस 2 नंबर को पा जाते? एक टेबल बना, वहां पे ये सब बताने की जरूरत नहीं होगी। अगर ऐसा डायरेक्ट सवाल पूछ लिया तो क्या करेंगे? एक साइड में आइडियल बना देंगे, एक साइड में नॉन आइडियल बना देंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया गिव द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशंस ओबे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ। इसमें क्या लिखेंगे? डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या बताया आपको? डेल्टा मिक्सिंग H इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा? डेल्टा मिक्सिंग H डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा? डेल्टा मिक्सिंग V इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा? डेल्टा मिक्सिंग V डज नॉट इक्वल टू 0। यही 3 पॉइंट आप लिख लोगे तो आपको क्या होगा? 2 नंबर मिल जाएगा। एक एग्जांपल भी याद रख लो, एक एग्जांपल भी बता देता हूं। बेंजीन एंड टोलुइन, और इसका एग्जांपल एथेनॉल एंड एसीटोन। याद रहेगा? एथेनॉल एंड एसीटोन। बस यही टेबल अगर हम बना पा जाए तो हमारा क्या हुआ? 2 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम एकदम क्या हो गया? पक्का हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत है? अब आइडियल नॉन आइडियल में आ गया पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूंगा, उसमें रहेगा टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। अभी थोड़ा सा हमने उसका एक रोड मैप थोड़ा सा मैंने तैयार कर दिया था उसके लिए बहरहाल, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा आइडियल नॉन आइडियल का डेविएशन कैसे होता है, कैसे वो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस में आते हैं। तो इतना समझ गए होंगे। देखो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे वाले क्वेश्चंस कम पूछता है। इसका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अभी पिछले साल भी पूछा हुआ था,
तो वो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी पूछता है कि जैसे पूछेगा कि दो सॉल्यूशन मिलाने के बाद टेम्परेचर, दो कंपोनेंट मिलाने के बाद टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, क्यों कर गया। तो ये सब जानने के लिए आपको जो अभी इंटरेक्शंस के बारे में बताया मैंने वो आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो देखेंगे, कोई दिक्कत होगी तो मैं बताएंगे। वैसे मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके सीखोगे, बेसिक स्ट्रांग करोगे, तभी बेहतर नंबर पाओगे। जितने भी बच्चे अच्छे नंबर पाए हैं सब बेसिक को पहले स्ट्रांग किए, उसके बाद धीरे धीरे करके वो बढ़ते चले गए, फिर उनको समझ में आने लगता है ना, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाता है, आसान हो जाता है, फिर वही 95 98 नंबर पा सकते हैं। सबके बस की बात नहीं है, तो आपको पहले बेसिक समझना है, फिर धीरे धीरे करके आगे चलना है। समझ गए बात? थैंक यू स्टूडेंट्स।